हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है वो क्लास 9th के जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर पर बनने वाला है। इसके पिछले काफ़ी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग कोशिका अंगक के यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए इसमें क्या बातें हैं उसको समझते हैं। लिखा कि प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। मतलब प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके चारों ओर अपनी क्या होती है, झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। जिससे कि क्या होता है कि बाहर के जो पदार्थ हैं उससे अलग रहते हैं कोशिका झिल्ली, मतलब कोशिका से। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं यानी अंगक का उपयोग करती हैं। मतलब उपापचयी क्रियाएं कहने का मतलब अलग अलग कार्य करना, मतलब ऊर्जा का बनाना। जैसे कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का अपचयन करना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्क कोशिका के अंदर होते हैं, तो वही उनकी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। और उनको करने के लिए बहुत से कोशिका के अंदर अलग अलग प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसे यहाँ पर कोशिका अंगक के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अभी आगे देखेंगे उनके बारे में। और इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं, देख रहे हैं ना, झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे कोशिकाओं के बाहर झिल्लियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि उस कोशिकांग के बाहर झिल्लियाँ नहीं पाई जाती हैं। आगे मैंने ये बातें बता रखी हैं। आगे देखिए, इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को द्वारा ही आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतःद्रव्ययी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। देख रहे हैं, हमने पिछले अनुभाग में मतलब पढ़ा है कि केंद्रक के विषय में पढ़ा है कि भाई अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण जो है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो कोशिका के अंगक के नाम से, मतलब यहाँ कोशिका के महत्वपूर्ण अंगक हैं यहाँ पर, जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। मतलब कोशिकाओं के बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क ये जो है मतलब ये कोशिका के जो कोशिकांग हैं ये करते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, जैसे गाल्जी उपकरण हो गया, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, ये लोग हैं। जैसे अंतःप्रद्रव्य जालिका ये प्रोटीन वगैरह बनाने का कार्य करते हैं लोग, ठीक है। तो अभी आगे इनके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का कार्य करता है, ये सब चीज़ें हैं। लाइसोसोम अपशिष्ट, जितने भी कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ख़त्म करने का कार्य करता है, गलाने का कार्य करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी हम लोग देखेंगे उन्हें बारी बारी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली जो हेडिंग आई है, पहला जो कोशिकांग दिख रहा है यहाँ पर, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मतलब अंतर्द्रव्ययी जालिका लिखा है, तो अंतर्द्रव्ययी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है
ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैले पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतःद्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होता है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली बनता है, ठीक उसी प्रकार से इनका भी निर्माण होता है। अंतर्द्रव्यी जालिका, ठीक है, अंतर्द्रव्यी जालिका जो है दो प्रकार की होती हैं। एक खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका होता है, ठीक है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, और एक चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होता है। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं और इसको SER है, ठीक है, अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं। उसका अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बता रहे हैं। और इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। स्मूथ मतलब होता है चिकना और खुरदरा का मतलब रफ होता है, ठीक है। तो दो प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका पाई जाती हैं, एक खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका होता है, एक चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होता है, ठीक है। तो और बुकों में ऐसे लिखा हुआ है तो बार बार निकल जा रहा है फ्लो में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर RER के बारे में। यहाँ पर RER है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे आप तो एक खुरदरी आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। तो क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। कितनी बार एक क्वेश्चन बन चुका है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों खुरदरी दिखाई देती है, तो इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए ये खुरदरे होते हैं, ठीक है। इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं रफ पर। और RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। तो जो RER है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ER को मतलब अंतःद्रव्यी जालिका को भेज देता है आवश्यकतानुसार, मतलब उसको भेज देता है। तो वो सारी कोशिका के अंदर ये भेजता रहता है, ठीक है, भागों में भेज देता है। अब SER क्या करता है, ये वसा अथवा लिपिड। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी जो है आपका अंतर्द्रव्यी जालिका जो है वसा अथवा लिपिड वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करता है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। मतलब कोशिका की जो झिल्ली होती है उसको बनाने के लिए प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को क्या करते हैं, बनाने का मतलब बनाने में सहायता करते हैं। जो प्रोटीन है और जो वसा है कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। झिल्ली जीवात जनन, ये जो प्रक्रिया होती है झिल्ली बनाने की, इसे जीवात जनन कहते हैं, झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। कुछ प्रोटीन, वसा, एंजाइम, हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। जो कुछ प्रोटीन हैं और वसा हैं एंजाइम एवं हार्मोन की तरह, किसकी तरह, एंजाइम और हार्मोन की भांति कार्य करते हैं प्रोटीन और वसा, ठीक है। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। मतलब वही कह रहे हैं कि विभिन्न कोशिकाओं में, अलग अलग कोशिकाओं में जो आपका अंतःद्रव्यी जालिका है वो अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है आपको, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। हमेशा एक जालिका तंत्र ये क्या करती है, बनाती है, ठीक है। ये आपका जंतु कोशिका दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जंतु कोशिका देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सी अंगक हैं उन्हें भी आप एक बार देख लीजिए। तो जंतु कोशिका के अंदर यहाँ से आप देखेंगे तो प्लाज्मा झिल्ली बताया जा रहा है। आप प्लाज्मा झिल्ली को देख सकते हैं, तारक केंद्र देख रहे हैं, और लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम्स हो जा रहे हैं यहाँ पर। राइबोसोम्स अभी मैंने बताया किस पर पाए जाते हैं, तो राइबोसोम्स आपका अंतःद्रव्यी जालिका पर पाए जाते हैं। वो भी किस पर, वो भी रफ वाले पर, मतलब खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका पर।
माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, अब खुरदरी अंतःप्रेरक जालिका हो गया, ठीक है, कोशिका द्रव्य हो गया, और केंद्रक हो गया, यहाँ पर केंद्र की झिल्ली हो गई, और चिकनी अंतःप्रेरक जालिका हो गया, गाल्जी उपकरण हो गए, सब इसी में बने हुए हैं, जिससे आप देख सकते हैं। हम लोग आगे की बातों को करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थ यानी प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। मतलब ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका जो होता है, यहाँ पर अंतर्द्रव्य लिख दिया है और बुक में अंतःप्रद्रवी लिखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है ना। वही बार बार निकल रहा मुँह से क्योंकि हमने वहाँ से पढ़ रखा है। तो इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों यानी मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। मतलब प्रोटीन का परिवहन करने के लिए इसका मुख्य कार्य दिख रहा है, ठीक है। और ईआर कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती हैं। मतलब ये जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती हैं। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, कशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ऐसा अध्याय 7 में हम लोग देखेंगे कि यकृत की कोशिकाओं में एसईआर जो होता है विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये विष मतलब समझ रहे हैं, जहर तथा दवा को, जो दवा का असर होता है उसको निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो एसईआर होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे की चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। गाल्जी उपकरण क्या है इसे समझते हैं। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। तो यहाँ पर झिल्ली युक्त की बातों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इसके चारों तरफ झिल्लियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ भी झिल्ली युक्त लिखा था, तो यानी इनके चारों तरफ भी झिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। चपटी पुटिकाओं का, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, ठीक है। जिन्हें कुंडिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकी झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं, ठीक है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है। तो ईआर से ये मतलब गाल्जी काय जो है ईआर से जुड़े होते हैं। और इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर पादप कोशिका को, ठीक है। और यहाँ से फिगर इनके पादप कोशिका को देख सकते हैं, अच्छे फिगर बने हुए हैं। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, जो पादप कोशिका है आपको गोल दिख रही होंगी और वो मतलब आयताकार दिख रहा था, ठीक है। तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। चिकनी अंतःप्रेरक जालिका इनके अंदर दिख रही है, लाइसोसोम है, अंतःप्रेरक जालिका है, ठीक है। हरित लवक दिख रहा है, इसमें हरित लवक पाया जाएगा क्योंकि ये रंगों को प्रदान करता है। तो रंग जो है पेड़ पौधों में ही होते हैं। और गाल्जी उपकरण इसके अंदर है, केंद्रीय झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, बाह्य कोशिका है और कोशिका भित्ति मिल जाएगा इसके अंदर क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, यहाँ पर राइबोसोम हो जाएंगे, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और कोशिका द्रव्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे की बातों को समझते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से देखिए ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं।
जो ER में संश्लेषित पदार्थ होते हैं, जैसे ER प्रोटीन का संश्लेषण करता है, उसे गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। मतलब गाल्जी में ला करके, मान लो उपकरण जो गाल्जी है, कोशिकाओं को उसमें ला के उन्हें पैक किए जाते हैं और इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। ठीक है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। देख रहे हैं, तो कई स्थितियां हैं, तो उनमें सामान्य शक्कर से क्या बनाई जा रही हैं, जटिल शक्कर बनाए जाते हैं। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिन्हें बहुत ही ध्यान देना होगा गहराई से आपको। ठीक है, फिर समझ लेते हैं एक बार। ER में संश्लेषित जो पदार्थ हैं, पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं ला करके। ठीक है, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल हैं पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। ठीक है। कुछ परिस्थिति में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर जटिल शक्कर में परिवर्तित किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर गाल्जी उपकरण के द्वारा ही लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं लाइसोसोम के ऊपर। लाइसोसोम संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। ठीक है, झिल्ली से घिरी हुई लाइसोसोम, यहाँ पर देखिएगा संरचनात्मक दृष्टि से, मतलब बनाए गई दृष्टि से आप देखेंगे अगर इसको, तो लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिन्हें पाचक एंजाइम होते हैं। जिनमें क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, और RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। कौन बनाता है इन एंजाइमों को, RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एंजाइमों को क्या करता है, बनाता है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। मतलब अपशिष्ट पदार्थों को ये अपघटित करता है, उसको खत्म करने का कार्य यही करता है। ठीक है, कोशिका के अंदर अगर अपशिष्ट पदार्थ आ गए या कोई कोशिकांग मतलब सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको ये क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। केंद्रक के से अगर इंट्रोडक्शन मिलेगा कि इसको ख़त्म करना है, तो ये उसको ख़त्म कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ये बाहरी पदार्थ एक कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। मतलब ये देख रहे हैं ना, ये उसको पचाने का काम करता है। कोशिका के अंदर आने वाली बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। इसमें बहुत ही तगड़ा एंजाइम होता है। ठीक है। कोशिकी चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है या तो पूरी तरीके से मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं। वहाँ पर जब फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, मतलब और एंजाइम जो उसमें रहता है वो अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये तो समझ लीजिए कि बहुत ही बार क्वेश्चन बन चुका है बहुत ही एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। जहाँ पर भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ तो ये आत्मघाती थैली वाला आ चुका है। ठीक है, तो लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए और कैमिलो गॉल्जी के बारे में यहाँ पर कुछ लिखी हैं बातें, उन्हें समझा जाए कि इन्होंने क्या योगदान और किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया, तो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो कैमिलो गॉल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया
और 1865 में स्नातक के बाद इन्होंने पाविया की सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी और 1872 में उन्होंने एबियो टेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की थी। देख रहे हैं, तंत्रिका तंत्र पर इन्होंने अपनी सबसे पहली खोज की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। ठीक है, आपको ये बातें दिखनी ज़रूरी है, मैं पूरा दिखाता हूँ। प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गाल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सैंटियागो रायमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1906 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके साथ जो है सैंटियागो रायमोनी कजाल ने भी वर्क किया हुआ है, तो साथ में इन लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना होगा कि नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला था, तो 1906 में मिला था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पर सारी बातें समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। ये बातें आप लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का बिजली घर बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, दोहरी झिल्ली की। इस पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि ये दोहरी झिल्ली से बनी होती है और बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। बाहर वाली जो झिल्ली होती है वो छिद्रित होती है, उसमें छेदे होते हैं। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं और एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी कोशिका की क्या है? ऊर्जा है। और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। और आगे समझते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें इसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि अपना डीएनए और राइबोसोम्स किसके पास होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए ये अपना जो प्रोटीन है वो स्वयं ही बना लेते हैं। कुछ प्रोटीन ये बना लेते हैं और कुछ प्रोटीन इनको चाहिए होता है। तो स्वयं का इनके पास डीएनए होता है और ये स्वयं ही क्या कर सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं। और ये जो है इनको ही कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ऊर्जा बनाने का यही काम करते हैं। आगे देखते हैं प्लास्टिड के बारे में क्या बातें लिखी हुई हैं, उन्हें समझते हैं। ठीक है, ये दिख रहा आपको प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। ठीक है, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। एक क्रोमोप्लास्ट होता है जो रंगीन प्लास्टिड होते हैं, मतलब क्रोमोप्लास्ट मतलब रंगीन, क्रोमो मतलब रंग होता है, तो ये रंगीन प्लास्टिड हैं। तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड हैं, मतलब श्वेत हैं या तो रंगहीन है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, और जिस
क्रोमोप्लास्ट में अच्छा 2 प्रकार के प्लास्टिड थे, एक क्रोमोप्लास्ट तो एक आपका ल्यूकोप्लास्ट था। तो क्रोमोप्लास्ट आपका रंगीन था और ल्यूकोप्लास्ट आपका श्वेत और रंगहीन था। ठीक है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मतलब क्रोमोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल जिसमें होता है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले कहाँ चला गया विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसी पदार्थ संचित होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें ये सब होता है, स्टार्च होता है, तेल होता है और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं इसके अंदर। और आगे की बातें समझिए। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी भीतरी संरचना में बहुत सी परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होता है। तो इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ध्यान दीजिएगा और इसमें भी ध्यान दीजिएगा। ये अपना स्वयं का इनके पास डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं इन दोनों के पास, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे प्लास्टिड हो। ठीक है। तो चलिए राजधानी के बारे में समझते हैं। राजधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में राजधानियाँ छोटी होती हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा कि जंतु कोशिकाओं में राजधानियाँ क्या होती हैं, छोटी होती हैं जंतु कोशिकाएं। जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है। राजधानियों के अंदर उनका जो तरल पदार्थ होता है वो उसके अंदर संग्रहित रहता है। तो यहाँ पर जंतु कोशिकाओं में जो राजधानियाँ होती हैं छोटी छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानी की माप कोशिका का आयतन 50% से 90% तक होता है। तो इसको समझ लीजिएगा कि कुछ पौधों की कोशिकाओं का जो केंद्रीय राजधानी की माप होती है वो कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। ठीक है। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। जो पादप कोशिकाओं की जो राजधानियाँ हैं उसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। और पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। ठीक है। एक कोशिकी मतलब यहाँ पर एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट राजधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो फिर से एक बार आपको समझाते हैं। यहाँ पर जो पादप कोशिकाएं की जो राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है, मतलब राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है। जो पादप कोशिकाओं की राजधानियाँ होती हैं उसमें कोशिका द्रव्य भरा हो रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करते हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। बहुत से पदार्थ उसके अंदर राजधानी में होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन मतलब होते हैं। और एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा को खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। और कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट राजधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी, शरीर से बाहर निकालने में भी ये जो कोशिका द्रव्य है ये मदद करती हैं। ठीक है।
तो थोड़ा सा और है और उसको देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों को एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। ठीक है ना। तो आज इतना ही समझेंगे हम लोग, और काफ़ी वीडियो लेक्चर लंबा भी हो चुका है, तो कल इसके आगे बातें होंगी। ठीक है।